मेरा नाम अनन्या था, लेकिन सब मुझे प्यार से अनु अनु बुलाते थे। मेरी माँ और पिताजी की उम्र में बहुत फर्क था। मेरे पिताजी, रमेश जी, उम्र में काफ़ी बड़े थे और हमेशा खांसते रहते थे। जब उनका मन होता, वो माँ यानी सावित्री को मारने लगते। मुझे याद है, जब मैं छोटी सी थी, तब पिताजी किसी दुकान पर काम करते थे। हमारे घर में मेरे अलावा कोई और बच्चा नहीं था, इसलिए खर्चे ज्यादा नहीं थे। फिर भी पिताजी की कम तनख्वाह में माँ पूरे महीने का गुजारा कर लेती थी। लेकिन मुझे कभी नहीं याद कि बचपन में मुझे पिताजी का प्यार मिला हो। वो मुझे कभी बाहर कुछ दिलाने नहीं ले गए, बल्कि मुझे देखकर वो गुस्से में आ जाते और उनका ये गुस्सा माँ पर ही उतरता। जब मैं 6 साल की थी, तब से लेकर अब तक मैंने पिताजी को माँ पर हाथ उठाते ही देखा। न वो माँ से प्यार से बात करते, न मुझसे। घर में दिन में एक बार दाल या आलू का पतला सा शोरबा बनता। 2 वक्त रोटी पकाने के लिए माँ मिट्टी का चूल्हा जलाती। मोहल्ले में सबके घरों में गैस थी, लेकिन हमारे घर में माँ लकड़ियाँ जलाकर ही खाना बनाती। सुबह के नाश्ते में मोहल्ले में सबके यहाँ पराठे बनते, लेकिन मैंने हमेशा सूखी रोटी और पतली सी चाय ही देखी। खाने के नाम पर पतला शोरबा होता, जिसमें महीने में एक बार किसी रस्म की तरह एक आध गोश्त का टुकड़ा डाल दिया जाता। पिताजी सुबह दुकान जाने से पहले माँ से झगड़ा करते और शाम को लौटकर भी माँ को मारते। शायद बिना मारपीट के उन्हें चैन की नींद नहीं आती थी। घर में कभी बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई देती, तो कभी माँ के रोने बिलखने की। मैं डर के मारे कमरे में बिछी अपनी और माँ की साझा चारपाई के नीचे छिप जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ मेरे बाल बना रही थी। शाम का वक्त था और पिताजी दुकान से लौटे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि वो नशे में थे। आते ही उन्होंने माँ से खाना मांगा, लेकिन उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। पहले तो पिताजी ने माँ से झगड़ा शुरू किया। मैं डर कर वहां से भाग गई। माँ ने जब कहा, तुम कुछ कमा कर लाओगे तभी तो मैं खाना बनाऊंगी, तो पिताजी ने माँ को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। मैं चारपाई के नीचे छिपी थी। माँ को मारने के बाद पिताजी बाहर आंगन में चारपाई पर गिरकर सो गए, क्योंकि वो नशे में धुत थे। मैं तुरंत उठकर माँ के पास गई। मैंने उन्हें आवाज दी, हिलाया, लेकिन माँ उठ नहीं पा रही थी। मैंने माँ को पानी पिलाया। माँ पहले से ही बहुत कमजोर थी। अब उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो पिताजी की मार सह सकें। वो बेचारी पिताजी का इंतजार कर रही थी कि शायद वो कुछ पैसे लाएं तो खाने का इंतजाम हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिताजी सारे पैसे नशे में उड़ा देंगे। मुझे भूख लगी थी। माँ ने पड़ोसियों से खाना मांगकर मुझे खिलाया और थोड़ा सा खुद खाकर मुझे अपने पास कमरे में सुलाकर सो गई। माँ ने कमरे का किवाड़ अंदर से बंद कर लिया था। उन्हें डर था कि पिताजी कहीं रात को सोते वक्त उन्हें जान से न मार दें। उस दिन के बाद ये रोज का सिलसिला बन गया। पिताजी नशा करके आते और हम माँ बेटी पड़ोसियों से मांगकर खाना खाते। लेकिन ये कब तक चल सकता था। एक दिन पड़ोसन ने माँ से कहा कि मोहल्ले के स्कूल में बच्चों की देखभाल के लिए आया की जरूरत है। माँ ने पिताजी से इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर भी माँ पीछे नहीं हटी। अगर उस दिन माँ ने काम की कोशिश न की होती, तो हम माँ बेटी भूखे मर जाते। माँ ने पिताजी से कहा, घर में खर्चा नहीं देना, लेकिन मुझे काम करने दो, ताकि मैं अपनी बेटी का पेट पाल सकूं। पिताजी, जो मुझे अपनी संतान नहीं मानते थे, चुप हो गए। अगले दिन माँ स्कूल चली गई। वहां उन्हें आया की नौकरी मिल गई। माँ ने प्रिंसिपल से बात करके मेरा भी स्कूल में दाखिला करवा दिया। मेरी आधी फीस माफ कर दी गई और बाकी फीस माँ की तनख्वाह से कटने की बात हुई। इस तरह माँ स्कूल में काम करने लगी और मैं उनके साथ स्कूल जाती, अपनी क्लास में पढ़ती। छुट्टी के बाद हम दोनों साथ घर लौट आते। माँ की तनख्वाह के अलावा स्कूल की टीचरें भी उन्हें कुछ न कुछ मदद दे देती थीं। कभी पैसे दे देती, तो कभी खाने पीने की चीजें। मेरे लिए पुराने कपड़े भी माँ को स्कूल से मिल जाते। अब माँ ने पिताजी से पैसे मांगना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी कमजोर हड्डियां अब मार खाने की ताकत नहीं रखती थीं। पिताजी के जाने के बाद माँ यानी सावित्री ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। आखिर उनके सिर पर क्या था। अगर माँ स्कूल में काम करने न जाती, तो हम भूखे मर जाते। मकान मालिक भी किराए के लिए हमें तंग करता और शायद हमें घर से निकाल देता। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था। माँ सुबह अपने स्कूल चली जाती, जहाँ वो आया का काम करती थी, और मैं सरकारी स्कूल, जहाँ मैं पढ़ती थी। महीना बड़ी मुश्किल से कटता। माँ किराया चुकाकर कुछ राशन ले आती, कुछ पैसे बिजली के बिल में चले जाते, और थोड़े से पैसे, शायद 1000-1200, माँ खर्च के लिए बचा लेती। लेकिन आधा महीना बीतते बीतते वो पैसे भी खत्म हो जाते। बाकी आधा महीना हम पतली दाल और उबले चावल खाकर गुजारा करते। कभी कभी पड़ोस से कोई बचा हुआ सालन या रोटी भेज देता। पड़ोस में रहने वाली शांति खाला ने कुछ सालों से माँ को गैस का कनेक्शन दे रखा था, ताकि माँ गैस का चूल्हा जला सके। जाने कितने लोगों के एहसानों तले हम दबे थे, कितनी मेहरबानियों ने हमें सहारा दिया था। लेकिन जिंदगी एहसानों या मेहरबानियों के सहारे तो नहीं कटती। सालों से न माँ ने अपने लिए
न मेरे लिए एक नया जोड़ा सिलवाया था। सालों से हमने घर में गोश्त का मुंह तक नहीं देखा था। खाना तो दूर की बात, और भी कई ज़रूरतें थीं जो पूरी नहीं होती थीं। जिंदगी तो जैसे जिंदगी थी ही नहीं। मैं बड़ी हो रही थी। मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें थीं, कुछ ख्वाहिशें थीं। सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने। बचपन से अब तक मेरी कोई दोस्त नहीं थी। मैं सोचती थी कि नए स्कूल में जाऊंगी तो बहुत सी लड़कियों से दोस्ती हो जाएगी, लेकिन ये मेरी सिर्फ सोच थी। न जाने क्या बात थी कि कोई मुझसे बात नहीं करता था। दोस्त बनाना तो दूर, जब मैं किसी लड़की से बात करने की कोशिश करती, वो टाल देती। स्कूल में कुछ महीने बीत गए थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि स्कूल की मासी, जो मेरी माँ की दोस्त थी, वो कुछ अजीब काम करती थी। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं माँ के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में माँ को एक औरत मिली जो माँ को कई सालों से जानती थी। उसने बताया कि वो सरकारी स्कूल में मासी का काम करती है। माँ ने तुरंत कहा, मेरी बेटी अनन्या भी उसी स्कूल में पढ़ती है। मैंने मासी को पहचान लिया था, लेकिन इतनी सारी लड़कियों में वो मुझे कैसे पहचानती। फिर माँ ने उससे कहा, अनु का ख्याल रखना स्कूल में। वो हंसते हुए बोली, बिल्कुल, चिंता मत करो, अनु को अपनी बेटी समझूंगी। कुछ दिन बाद स्कूल में मेरे लिए एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मैं स्कूल जाने से डरने लगी थी। मैं छठी क्लास में थी, लेकिन जो वाकया हुआ वो 7वीं क्लास की एक लड़की के साथ था। हुआ यूं कि एक दिन कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थीं और मैंने उनकी बात सुन ली। वो कह रही थीं कि स्कूल की मासी रोज किसी एक लड़की को अपने साथ ले जाती है। फिर वो लड़की कुछ दिन स्कूल नहीं आती। जब 2-4 दिन बाद वो लौटती है तो बिल्कुल खामोश रहती है। किसी को कुछ नहीं बताती कि मासी उसे कहाँ ले गई थी और वो स्कूल क्यों नहीं आई थी। ये सब न जाने कब से हो रहा था। मुझे तो उस दिन ही पता चला। छठी क्लास के इम्तिहान में बस एक हफ्ता बाकी था और अब मैं 7वीं क्लास में जाने से डर रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी लड़कियां भी डरती थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर या स्कूल में किसी से कुछ कहे। आखिरकार इम्तिहान हुए और हम 7वीं क्लास में पहुंच गए। हमारी क्लास स्कूल की आखिरी दीवार के पास थी और दूसरी तरफ का रास्ता सीधा स्कूल के क्वार्टर की ओर जाता था, जहां मासी और कुछ अन्य कर्मचारी रहते थे। नई क्लास शुरू हुए 1 हफ्ता बीता था कि रोज एक लड़की क्लास से गायब हो जाती। सुना जाता कि वो मासी के साथ गई है। फिर 2-4 दिन वो स्कूल नहीं आती। जब लौटती तो पूछने पर हर लड़की यही कहती कि उसकी तबीयत खराब थी। क्लास में कुल 30 लड़कियां थीं और अब तक 13 लड़कियों के साथ ये वाकया हो चुका था, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। सबको डर था कि उनके माता पिता उन्हें स्कूल से निकाल लेंगे। मैं भी बस तमाशा देखने वालों में थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। उस दिन मैं स्कूल गई तो मेरे बगल में बैठने वाली लड़की राधिका ब्रेक टाइम में क्लास से बाहर गई और वापस नहीं आई। मैं और बाकी लड़कियां बहुत डर गई थीं। ब्रेक टाइम के बाद जो टीचर क्लास लेने आती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कौन सी लड़की सुबह स्कूल में थी और कौन नहीं, क्योंकि उपस्थिति सिर्फ सुबह ली जाती थी। इसीलिए ये राज अब तक राज ही था। जब राधिका मासी के साथ गई तो छुट्टी के बाद मैंने घर पहुंचते ही माँ से सारी बात बताई। लेकिन मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब माँ ने मुझे चुप रहने को कहा। माँ बोली, देख अनु, हम बहुत गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से तेरा दाखिला स्कूल में हुआ है। अगर तू कुछ उल्टा सीधा बोलेगी तो मैडम तुझे स्कूल से निकाल देंगी। फिर मैं तुझे कहाँ ले जाऊंगी। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। माँ ठीक ही तो कह रही थी। हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता था। अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाए। ये सब सोचकर मेरा दिल और डर गया और मैंने चुप रहने का फैसला किया। अगले दिन मैं डरते डरते स्कूल गई। उस दिन भी क्लास की एक लड़की ब्रेक टाइम के बाद गायब हो गई। फिर अगले 2 दिन मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। मुझे डर लग रहा था। लेकिन तीसरे दिन माँ ने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। उस दिन राधिका भी स्कूल आई थी। मैंने उससे पूछा, 3-4 दिन पहले मासी तुझे कहाँ ले गई थी और तू स्कूल क्यों नहीं आई थी? उसके जवाब ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा, जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरी माँ भी शामिल है और एक दिन तेरा नंबर भी आएगा, तब तू खुद देख लेना। उसकी बातों ने मुझे खामोश कर दिया। मैं अपनी सीट पर बैठी वही सब सोच रही थी। आखिर मेरी माँ का इस सब से क्या वास्ता था? इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि मुझे प्यास लगी। मैं उठकर बाहर चली गई। वहां मासी, जिसका नाम जरीना था, मुझे मिली। उसने कहा, जल्दी मेरे साथ चल, तेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं बिना सोचे उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे बाहर के गेट की बजाय क्वार्टर की ओर ले जा रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं वो मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह तो नहीं ले जा रही। ये ख्याल आते ही मैंने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे क्वार्टर के गेट की ओर खींचने लगी। मैं बहुत डर रही थी, बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जरीना ने मेरा बाजू जोर से पकड़ रखा था।
वहाँ 4-5 क्वार्टर थे और चारों तरफ सन्नाटा था। कोई नजर नहीं आ रहा था। वो मुझे जबरदस्ती खींचते हुए आखिरी क्वार्टर में ले गई। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक औरत थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने भी मेरा दूसरा बाजू पकड़ लिया और वो दोनों मुझे कमरे में ले गईं। वहां पहुंचते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरी जान निकल गई। कमरे में 2 और औरतें थीं, जिनमें से एक मेरी माँ थी। मैंने चीख कर कहा, माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? मुझे बचा लो। लेकिन माँ ने मुझे सख्ती से चुप हो जाने को कहा। मैं हैरान थी, खामोश हो गई। मेरी माँ भी मुझे नहीं बचा रही थी। दूसरी औरत ने मुझे चारपाई पर लिटा दिया। एक आदमी जल्दी जल्दी अलमारी से कुछ सामान निकालने लगा। फिर उसने मेरे बाजू में सुई चुभो दी और मेरा खून एक थैली में भरने लगा। मैं बेहिस्सा होकर पड़ी थी। मेरा खून उस थैली में भर रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ देर में वो थैली भर गई। मुझे नींद सी आने लगी। माँ ने मुझे जूस पिलाया। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, जल्दी से इस खून की थैली को कूलर में रखकर ले जाओ, बेच दो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जब होश आया तो जरीना वहाँ नहीं थी। मेरा स्कूल का बैग वहाँ लाया जा चुका था। उस दूसरी औरत ने मुझे धमकाया, अगर स्कूल में या कहीं और किसी से कुछ कहा तो हम तुझे जान से मार देंगे। मेरी माँ खामोश खड़ी थी। फिर वो मुझे दूसरे गेट से घर ले गई। मैं कुछ बोल नहीं रही थी, न बोलना चाहती थी। माँ की बेहिस्सी पर मुझे रोना आ रहा था। मैं इतना तो समझ गई थी कि ये लोग मिलकर रोज एक लड़की का खून थैली में भरते हैं और उसे बेच देते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या कहूँ या ये सब कैसे रोकूं। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में चली गई। घर में बस 2 ही कमरे थे। माँ बरामदे में सोती थी। मैं कमरे में जाकर कब सो गई पता ही नहीं चला। मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, शायद इसीलिए बार बार नींद आ रही थी। रात हो गई। माँ मेरे लिए खाना लेकर आई। बोली, अनु उठ, खाना खा ले। देख, गोश्त पकाया है। लेकिन मुझे उस गोश्त से घिन आ रही थी, बल्कि माँ से भी घिन आ रही थी। आखिर उन्हें ऐसा करने से क्या मिलता होगा? गरीब, कमजोर और छोटी उम्र की लड़कियों का खून निचोड़कर बेचना, ये कैसी इंसानियत थी? मैंने खाना खाने से मना कर दिया और भूखी सो गई। माँ कब सोई या सोई भी नहीं, मुझे नहीं पता। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो उठने की हिम्मत नहीं थी। भूख से जान निकल रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि लड़कियां स्कूल से गायब होने के बाद 2-4 दिन स्कूल क्यों नहीं आती थीं। यही वजह थी। कमजोरी और डर की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाती थीं। मैं रो रही थी। तभी माँ कमरे में नाश्ता लेकर आई, पराठा, अंडा और एक ग्लास दूध। वो मेरे पास बैठकर मुझे खिलाने लगी। मैं खामोशी से खाती रही और रोती रही। कुछ देर बाद मैंने नजरें उठाकर देखा तो माँ भी रो रही थी। तब मैंने माँ से पूछा, ये सब क्या है और कब से? माँ रोते हुए बोली, बस कुछ दिन ही हुए हैं जब स्कूल की मासी जरीना ने मुझे अपने साथ मिला लिया। मैंने सोचा इससे 4 पैसे हाथ आएंगे, लेकिन आज लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। माँ ने उस दिन मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। वो बोली कि बचपन से अब तक जो कुछ उन्होंने जिया वही उन्हें ऐसा बनाने का जिम्मेदार था। ये उस वक्त की बात है जब माँ यानी सावित्री खुद एक छोटी सी बच्ची थीं। उनके पिता मेरे नाना अपनी दूसरी बीवी को घर ले आए थे, जबकि उनकी पहली बीवी मेरी नानी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। एक छोटी सी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी ये मैं समझ सकती थी। माँ अपनी माँ की इकलौती संतान थीं और उस वक्त सिर्फ 6 साल की थीं जब उनकी माँ को एक लाइलाज बीमारी कैंसर ने छीन लिया। घर में पहले से ही गरीबी का आलम था। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बनती थी। ऊपर से नानी की बीमारी ने सब कुछ और मुश्किल कर दिया था। मेरे नाना ने अपनी बीवी के इलाज पर ध्यान देने की बजाय उनकी मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया। जैसे ही नानी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं, नाना ने दूसरी शादी कर ली। माँ का बचपन गरीबी की चक्की में पिस रहा था और ऊपर से सौतेली माँ के जुल्मों ने उनकी जिंदगी को और कड़वाहट से भर दिया। सौतेली माँ ने छोटी सी उम्र में ही माँ को मारना शुरू कर दिया। घर के सारे काम करवाती और खाने को बहुत कम देती। माँ का बाप यानी मेरे नाना अपनी दूसरी बीवी के हाथों की कठपुतली बन चुके थे। वो वही सुनते जो वो कहती और वही देखते जो वो दिखाती। अपनी बेटी उन्हें कभी नजर ही नहीं आई। जब सौतेली माँ के अपने बच्चे होने लगे तो माँ की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। फिर जैसे तैसे माँ जवान हुई। सौतेली माँ ने अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए माँ की शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जो उनसे 2 गुनी उम्र का था। वो शख्स कोई और नहीं, मेरे पिताजी रमेश थे और यहीं से मेरी बदकिस्मती की शुरुआत हुई। माँ की सारी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि मेरी माँ ऐसी क्यों थी। जिंदगी और हालात ने उन्हें कभी सुख का सांस लेने ही नहीं दिया। उस पल मुझे माँ बेगुनाह लगी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक वो रोती रहीं। फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया
और हम दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने माँ से पूछा, आपने मुझे कभी अपनी बेटी को अपनी सहेली क्यों नहीं बनाया? अपने दिल के जख्म मुझे क्यों नहीं दिखाए और मेरे दिल की बात क्यों नहीं पूछी? माँ बोली, मैंने खुद अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रिश्ता पाया ही नहीं जो मेरा दर्द समझता और बांटता। बाप के होते हुए मैं अनाथ थी। सौतेली माँ ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था और फिर तुम्हारे पिताजी ने बाकी सारी कसर पूरी कर दी। मैं बस अपने ही हाल में अंदर ही अंदर घुटती रही और तुझे भी खुद से दूर रखा। उस दिन माँ ने मुझसे बहुत सारी बातें की। फिर मैंने माँ से कहा, ये खून बेचने का काम गुनाह है, जुर्म है, इसे छोड़ दीजिए। हमें किसी तरह ये सब बंद करना होगा। माँ ने मुझसे वादा किया कि वो अब ये सब कभी नहीं करेंगी। उस दिन जब माँ ने मुझे गले लगाया और प्यार किया तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। 2 दिन बाद जब मैं स्कूल गई तो सारी लड़कियां मुझसे पूछने लगीं कि मैं कहाँ थी, क्या हुआ था। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी देखा देखी बाकी लड़कियों ने भी उस दिन सब कुछ बता दिया। ये बात स्कूल की मैडम तक पहुंच गई। मुझे डर था कि इस सब में मेरी माँ का नाम भी आएगा तो क्या होगा। कई सारे ख्याल मुझे सताने लगे। घर पहुंचते ही मैंने माँ से सब कह दिया। अगले दिन माँ ने मैडम को एक एक बात बता दी। मैडम माँ की बात से खुश हुई और बोली, अगर तुमने तौबा कर ली है तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। इसके बाद मैडम ने मासी जरीना और बाकी लोगों को अपने सामने बुलाया। जरीना ने उस आदमी और दोनों औरतों को फोन करके बुलाया। वो आदमी जरीना का पति था और दोनों औरतें उसकी बहनें थीं। उन्होंने बताया कि वो लड़कियों का खून निकालकर गैर कानूनी तरीके से बेचते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता था। मैडम ने उनसे पूछा, अब थाने जाना है या मैं सभी लड़कियों के माता पिता को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले कर दूं? जरीना मैडम के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई और अब वो कभी कोई गुनाह या जुर्म नहीं करेंगे। मैडम ने स्कूल की बदनामी से बचने के लिए सबको एक मौका दिया। उन्होंने उन लड़कियों को भी बुलाकर बात की जिनके साथ ये सब हुआ था। मैडम ने कहा, इस बात को किसी को मत बताना क्योंकि जिन लोगों ने ये किया वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हो तो अपने माता पिता को जरूर बताना। इस तरह ये सारा मामला ठंडा हो गया और उस दिन के बाद क्लास की सारी लड़कियां मेरी दोस्त बन गईं। जिंदगी कभी कभी बहुत सख्त इम्तिहानों से गुजारकर इनाम देती है। आज मैं एक स्कूल में सीनियर टीचर हूँ। मेरी माँ अब एक सम्मानजनक जिंदगी जी रही है। वो अब मासी का काम नहीं करती और न ही उन्हें खाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि वो उस बुरे वक्त को भूल तो नहीं सकती, लेकिन मेहनत और कोशिश से मैंने इंटर पास करते ही नौकरी शुरू कर दी थी। साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। जब मुझे डिग्री मिली तो मेरी पोस्ट और तनख्वाह भी दोगुनी हो गई। माँ को जिंदगी ने बहुत बुरा वक्त दिखाया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। आज माँ बहुत सुकून में है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।